हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी की सीरीज। ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी में भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड नोट्स का या वीडियो लेक्चर्स का वेट कर रहे थे, तो सभी के लिए अब अच्छी खबर है कि तेजस कॉमर्स क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने वाला है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये चीज़ क्लियर है। अब आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी या लेखांकन। इस सीरीज में हम अकाउंटेंसी के इतिहास से लेकर अकाउंटेंसी से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले जो कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज पहला जो वीडियो है इसमें मैं स्टार्ट करूंगा अकाउंटेंसी का इतिहास, उसके बाद में फिर हम मीनिंग, अकाउंटेंसी के उद्देश्य वगैरह ये सब देखने वाले हैं। तो अगर मैं अकाउंटेंसी के इतिहास की बात करूं तो अकाउंटेंसी का जो इतिहास है वो करीब 4000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 4000 BC से। ठीक है सर, कहां से स्टार्ट होता है? तो सर इराक और इजिप्ट में। इराक में एक जगह का नाम है बेबीलोनिया। ठीक है, इस जगह से बेसिकली हम मानते हैं कि लेखांकन शुरू होता है। इसीलिए जो बेबीलोनिया है इसको हम सिटी ऑफ कॉमर्स भी बोलते हैं, यानी वाणिज्य नगरी। अगर आपसे पूछा जाता है या सिटी ऑफ कॉमर्स आपसे पूछा जाता है कि कौन से शहर को कहा जाता है तो आप बोलोगे बेबीलोनिया। ठीक है, इसके बाद में देखो कि सर ठीक है उस टाइम पे लिखा जाता था, लेकिन बुक्स के फॉर्म में कैसा आया? तो लुकास पेसियोली करके एक इंसान हुए, इन्होंने 1494 में 1494 में एक बुक लिखी। देखिए आपको बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ लुकास पेसियोली ने 1494 में जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, या 1494 में ये जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी। ठीक है, ये जो बुक थी वो 1494 में क्या हुई सर? पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई। इस बुक में इन्होंने पहली बार लेखांकन से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है वो दुनिया के सामने रखी। ठीक है, यह लेखांकन पूरी जो प्रणाली है, अकाउंटिंग पूरा सिस्टम है, वो इस बुक में इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? दोहरा लेखा प्रणाली। ये चीज क्लियर है। तो ये इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, जो लोग कॉमर्स से हैं वो समझते होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली अकाउंटेंसी में, ये इन्होंने पहली बार दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा अकाउंटेंसी में हम जो वर्ड यूज करते हैं लाइक डेबिट, क्रेडिट, ये सब भी इन्होंने इस बुक में यूज किए। और इसी के लिए जो लुकास पेसियोली है इनको हम अकाउंटेंसी का फादर या लेखांकन का जनक हम इनको इस रूप में जानते हैं। इसके बाद में लुकास पेसियोली जो है इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के जनक या फादर के रूप में भी जानते हैं। ये चीज क्लियर है। फिर देखो 1494 में, ठीक है, लुकास पेसियोली की जो बुक थी बेसिकली इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया ह्यूज ओल्ड कैसल ने। ठीक है, ह्यूज ओल्ड कैसल ने। ठीक है सर, कौन से साल में किया? 1543 में। ठीक है, कौन से साल में हुआ था? 1543 में। ठीक है, 1543 में। अब इसके बाद में बेसिकली हम देखेंगे कि अकाउंटेंसी का सर इसके बाद में किस तरीके से क्या डेवलपमेंट हुआ। तो देखो 1795 में जो है यहाँ पे एडवर्ड जोन्स ने एक बुक लिखी थी इंग्लिश में, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो बुक है वो किसने लिखी है? तो आपको आंसर देना है सर एडवर्ड जोन्स। कब लिखी है सर? 1795, 1795 में। अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी सर लेखांकन को हम व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो सर ये तो दुनियादारी की बात हो गई। इंडिया में या भारत में अकाउंटेंसी कितना पुराना है? तो देखो चाणक्य का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, ये बुक इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इस बुक में इन्होंने अकाउंटेंसी से संबंधित बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमको बताई थी, किस तरीके से राजा को अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। ये चीज क्लियर है। तो भारत में जो अकाउंटेंसी शुरू होता है वो अर्थशास्त्र के साथ शुरू होता है। तो सर आज जो अकाउंटेंसी है तो आज बहुत बड़ा एक फील्ड बन गया है अकाउंटेंसी या लेखांकन भी, तो उसको संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसलिए इंडिया में एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये लेखांकन संस्था है, हमारे प्रधान लेखांकन संस्था। ये चीज क्लियर है। तो सर ये बनी कब? ये बनी है जुलाई 1, 1949 को। ठीक है, आजादी के बाद में। सर इसका काम क्या है? तो देखो इसका काम है बेसिकली जो लेखांकन से संबंधित इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम इसका है। लेखांकन से संबंधित जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी ये स्थापना करती है। और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग को क्या करती है? ये सर प्रमोट करती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे
कि मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि सर डेफिनेशंस क्या है। तो देखो, एक बड़ी नामी संस्था है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, इन्होंने बोला अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है यानी कला है। सर किस चीज की कला, सर रिकॉर्डिंग, ठीक है, अभिलेखन की, सर क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे यानी संक्षिप्तीकरण करेंगे, उसके बाद में सर हम इनका विश्लेषण भी करेंगे, और अंत में जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है वो है सर संचार भी करेंगे। तो सबसे पहले अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण क्लासिफाइंग, संक्षिप्तीकरण समराइजिंग, विश्लेषण एनालिसिस, और लास्ट में संचार यानी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सर ये 5 चीजें करेंगे, लेकिन करेंगे किस चीज का, सर किस चीज को रिकॉर्ड करे, किसको क्लासिफाई करे। तो बेटा ये हम करेंगे बेसिकली ऐसी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर है, ऐसी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऐसी आर्थिक इंफॉर्मेशन जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो सर हमारे व्यवसाय से संबंधित कोई भी चीज को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं। देखो व्यवसाय के लिए तो वो जरूरी होनी ही चाहिए, इसके अलावा उसमें बेसिकली मौद्रिक मूल्य भी होना चाहिए। सर मौद्रिक मूल्य का मतलब यानी जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई रकम होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। सर जैसे मैंने 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो बेटा यहाँ पे इसकी मौद्रिक मूल्य है 5,000। मैंने किसी को 2,000 रुपए दिए तो यहाँ पे मौद्रिक मूल्य हो गया 2,000। मैंने 500 रुपए का जैसे मान लो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मेरे को लाभ हुआ, तो यहाँ पे मौद्रिक मूल्य कितना हो गया 500। सपोज मान लो मेरे को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, हानि हो गई, तो इसको हम बोलेंगे सर मौद्रिक मूल्य 2,000 है। लेकिन बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसका कोई मौद्रिक मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता है, हम उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना कितने रुपए का अच्छा काम करता है, ये चीज क्लियर है। तो आप उसकी जो अच्छाई है उसको मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपका मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं दे सकते हो, इसलिए इन सब चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ जो चीजें मौद्रिक मूल्य में निर्धारित की जाती है उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में सर एपीबी की मैं बात करूंगा, तो एपीबी जो है इन्होंने बोला अकाउंटिंग क्या है, एक सर्विस एक्टिविटी है, सेवा गतिविधि है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, ठीक है, किसी भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जिससे उस बिजनेस में इकोनॉमिक डिसीजन लेने में क्या हो, मदद हो। यानी किसी भी व्यवसाय से संबंधित ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिससे उस व्यवसाय को निर्णय करने में या निर्णय लेने में क्या हो, आसानी हो, मदद हो, ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का जो कार्य है, जो गतिविधि है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, लेखांकन। ये किसने कहा, ये कहा सर एपीबी। एपीबी कौन है सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, ठीक है, ये दोनों ही बहुत नामी संस्था हैं, ठीक है, ये नॉर्मली जो चीजें बताती है पूरे दुनिया में उन चीजों को माना जाता है लेखांकन की फील्ड में, ठीक है। तो सर सिंपल वर्ड्स में देखो सर, एक ये क्या है सर, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किस चीज का सर, कलेक्शन का, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का और कम्युनिकेशन का। ये देखो 5 स्टेप्स है, ये आपके आगे भी आने वाले हैं, अगली स्लाइड में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर इनको किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी सर हम एकत्र कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी अभिलेखन, वर्गीकरण कर रहे हैं, उनका संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में कम्युनिकेट यानी उनको क्या कर रहे हैं हम सर, संचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संचार। तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या होती है सर, डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और ऐसे इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करवाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं लेखांकन, ठीक है। इसके बाद में देखो हमको देखना है सर फैक्ट्स टू रिमेंबर, याद रखने लायक तथ्य, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्या होती है, अभिलेखन या रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो सर ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, देखो हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में करते हैं। तो जैसे मान लो कैश से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, लेन देन होंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, ठीक है। कैश से संबंधित चाहे खरीदा हो, चाहे बेचा हो, चाहे कैश मिला हो, चाहे कैश गया हो, सब कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद में परचेस यानी खरीदने से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होंगे वो हम करेंगे सर परचेस बुक में, ठीक है। बिक्री यानी सर सेल्स से रिलेटेड जो होंगे वो हम करेंगे सर किसमें, सेल्स बुक में। इसके अलावा सर जैसे मान लो
परचेस रिटर्न, यानी हमने माल खरीदा लेकिन हमको वो माल जचा नहीं, उस माल में कोई कमी है, कोई खराबी है, खराब माल आ गया है, ठीक है, तो हम वो रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम वो रिकॉर्ड किस में करेंगे सर? परचेस रिटर्न बुक में। किस में करेंगे? परचेस रिटर्न बुक में। ऐसे ही सर कोई माल हमने बेचा और वो बिका हुआ माल वापस आ गया, तो वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे सर? सेल्स रिटर्न बुक में। किस में करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी BR, ठीक है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की भी क्या होती है? बुक होती है, ठीक है। और एक बुक होती है आपकी जर्नल। सर जर्नल क्या काम आती है? देखो इनमें तो हम क्या करते हैं, ये जो 6 मैंने आपको किताबें बताई है बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम इनको बोलते हैं, इनमें तो सिर्फ हम इनसे संबंधित जो भी लेन देन होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, वही रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसे डिस्काउंट से संबंधित हो गया है, ठीक है, या आपको मान लो लॉस बाय फायर हो गया है, तो ये सब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी के सभी बचे हुए ट्रांजेक्शन हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है वर्गीकरण यानी क्लासिफाइंग। यहाँ पे हम करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब सर हम बनाते हैं अकाउंट। हम क्या बनाते हैं सर? अकाउंट। अब देखो अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, ऐसे इस तरीके से अकाउंट बनाना होता है। जैसे मान लो परचेस से रिलेटेड परचेस अकाउंट बना दिया, सेल्स से रिलेटेड सेल्स अकाउंट बना दिया, ठीक है। और अकाउंट की 2 साइडें होती है, एक तो होती है आपकी डेबिट साइड, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। एक कौन सी होती है सर? डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद में फिर समराइजिंग हमको करना है, यानी सर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड की है उनको फिर वर्गीकरण किया है यानी क्लासिफाई किया है, अलग अलग अकाउंट बना लिए। अकाउंट भी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेस में ही 50-100 अकाउंट हो जाते हैं, तो बड़े बिजनेस में तो हजारों में अकाउंट होते हैं। तो सर अब इतना सारा जो डेटा वो हमको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, उनको हमको क्या करना पड़ेगा? समराइज करना पड़ेगा, यानी जो हजारों अकाउंट है उनको किसी 2-3-4 अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो उसके लिए हम बनाते हैं सर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली जैसे मान लो एग्जांपल एक हम बनाते हैं P&L बनाते हैं, एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इन सब को भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर होता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। सर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी हम तुलना करते हैं कि भैया पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसी है, या जो बेसिकली कोई हम स्पेसिफिक चीज़ निकालना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका होता है कि भैया हम ये देखना चाह रहे हैं एक साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है, अभी कितना कैश है। तो इसके लिए हम कैश फ्लो एनालिसिस हम करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लास्ट में हमको करना होता है व्याख्या या संचार कि सर बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने किसी को देने के लिए बनाई है। तो सर वो जो इंटरेस्टेड यूजर्स है, ऐसे लोग जिनको हमारे व्यवसाय में इंटरेस्ट है, उन सबको ये हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे यानी इसका संचार कर देंगे। इसके बाद में फिर बेसिकली आएगा हमारा कि सर अकाउंटेंसी करते क्यों हैं, कैसे करते हैं ये तो आपने बता दिया, पर जरूरत क्या आ रही है, करते क्यों हैं, उद्देश्य क्या है अकाउंटेंसी का। तो पहला तो होता है टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमारे वेबसाइट से संबंधित सभी जो आर्थिक लेन देन है उनका व्यवस्थित और पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, ठीक है, ताकि आगे भविष्य में कभी काम आए तो हम रिकॉर्ड उठा के देख सके। दूसरा है टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है सर, लाभ और हानि पता करने के लिए भी अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि कब कितना इनकम हुआ, कब कितना खर्चा हुआ, तभी तुमको लाभ हानि पता चलेगा। तीसरा है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो यहीं पे एक चीज बता देता हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो तो हमको पता चलेगा बेटा किससे, लाभ हानि खाते से यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि सर जब मैंने व्यवसाय शुरू किया था उस समय मेरी कितनी संपत्ति, कितना दायित्व था, ठीक है। और आज जब मैं व्यवसाय कर रहा हूं 5 साल 10 साल 50 साल बाद में, तो आज मेरी कितनी संपत्ति, कितने दायित्व है, यानी जो मेरी संपत्तियां है, एसेट्स है, वो बढ़ी है कि कम हुई है, ठीक है, मेरी लायबिलिटीज बढ़ी है कि कम हुई है। तो मैं पहले अच्छे पोजीशन में था या आज अच्छे पोजीशन में हूं, वो मेरे को कौन शो करता है, वो मेरे को शो करता है बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है वो P&L बताएगा, और बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो आपको कौन शो करेगा, बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे। अब देखो चौथा जो उद्देश्य है वो क्या है सर, टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे व्यवसाय में इंटरेस्ट है,
जो हमारे व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा व्यवसाय कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इन सबको इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा एक उद्देश्य है। सर ये कौन कौन लोग हैं, जैसे बिजनेस का स्वामी हो गया है, इन्वेस्टर्स हो गए हैं, निवेशक जिनको बोलते हैं, क्रेडिटर्स हो गए हैं, लेनदार, ठीक है, बैंक हो गया है, एम्प्लॉइज यानी कर्मचारी हो गए हैं, गवर्नमेंट हो गई है। ये सब ऐसे लोग हैं जिनको हमारे व्यवसाय की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं। अब वो क्यों जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारे व्यवसाय की गतिविधियों में, हमारे व्यवसाय का कैसा क्या काम चल रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और इन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना भी हमारा एक उद्देश्य है। पांचवा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, कि सर हमारा खुद का जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है वो भी तो जानना चाहेगा ना कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि वो आगे डिसीजन ले उस हिसाब से। अगर कहीं पे हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं तो उसको इंप्रूव करें, कहीं पे हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम आगे चल के बढ़ाना चाहेंगे। तो ये सब जानने के लिए हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलेगी सर, लेखांकन या अकाउंटेंसी से। ये चीज क्लियर है। उसके बाद में होगा सर 6 टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, कि सर हम चाहेंगे कि सर रिकॉर्ड हम बिल्कुल रेगुलर मेंटेन करके रखें ताकि कोई धोखा ना हो, कोई गलती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ये चीज क्लियर है। किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखेंगे, ठीक है, हर एक चीज को हम क्या करके रखेंगे सर, रिकॉर्ड करके रखेंगे। इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि सर लाभ क्या है, उद्देश्य तो हम समझ गए। तो भैया लाभ जो है कि सर एक तो मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जानना चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सी जो एक्टिविटीज है, कौन सी चीजें अच्छी हो रही है, कौन सी चीजें बुरी हो रही है, बुरी चीजों को हम सुधारना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे, अच्छी चीजों को हम और बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। सर हेल्प ओनर्स टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर, ठीक है, जो बिजनेस का स्वामी है उसको हेल्प करता है। जैसे हमको देखो अकाउंटिंग में ना लास्ट में जाके ये पता चल जाता है, जैसे हमारा साल चल रहा है मान लो 2022-23, तो से 2022-23 जो है इसमें हमने जैसे मान लो कमाया 50 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन 2021 और 2022, ठीक है, इसमें आपने जैसे मान लो कमाया सिर्फ 40 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन उससे पहले 2020-21 जो था मान लो उसमें आपने कमाया 70 लाख का प्रॉफिट। तो भैया अब हमको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में बेसिकली जैसे इस साल हमने 50 लाख का प्रॉफिट कमाया, सर बहुत बढ़िया है। पिछले साल 40 लाख का कमाया, अरे वाह सर, पिछले साल 40 लाख अब 50 लाख, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन हमने उससे भी पहले कितना कमाया था, 70 लाख का प्रॉफिट। ये चीज क्लियर है। तो अब हमको पता चल जाएगा कि सर हम 2 साल पहले जितना अच्छा काम कर रहे थे अभी हम उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, पर पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, उसी हिसाब से हम आगे के निर्णय लेंगे। तीसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, कि सर हमारे जो बिजनेस है उसके आज व्यावसायिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितनी हमारी संपत्तियां है, कितने दायित्व है, क्या दायित्वों को चुकाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त संपत्तियां है कि नहीं है। ये सब हमको किससे पता चलेगा सर, फाइनेंशियल पोजीशन से, यानी बैलेंस शीट से, ठीक है। इसके आगे के हम पॉइंट्स देखेंगे कि सर इट हेल्प इन कीपिंग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं सर, हमारे बिजनेस जो होता है उससे संबंधित सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड कंप्लीट या पूर्ण तरीके से रखने में अकाउंटेंसी या लेखांकन हमारी मदद करता है, ठीक है। सर हमको ये टैक्स लायबिलिटी जानने में मदद करता है कि हमारा टोटल जो टैक्स दायित्व है, कर दायित्व है, वो कितना बन रहा है, ये भी हमको लेखांकन मदद करता है जानने में। इसके बाद में इट हेल्प बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। मान लो सर मैंने 5 साल बिजनेस किया, अब मैं कोई और चीज करना चाहता हूं, मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं। अब बेचना चाहता हूं तो सर मेरे को पता तो होना चाहिए कितने में बेचना है, ठीक है, या अपने मन से मैं कुछ भी पैसा मांग लूंगा। तो देखो अगर हमको एक्चुअल वैल्यू पता करनी है जिसपे कोई भरोसा करे, कोई समझदार आदमी उसको माने, तो हमको एक मेथड फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो मेथड फॉलो करने के लिए आपको अपने बिजनेस रिलेटेड हर एक रिकॉर्ड पहले मेंटेन करना होगा, फिर उसी के बेसिस पे आपकी जो बैलेंस शीट है वो आपकी प्राइस बताती है कि आपके बिजनेस की आज प्राइस कितनी है। तो अगर सर आगे बेचने के लिए हम अपने बिजनेस की प्राइस जानना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में सर अच्छाई तो बहुत हमने बात कर ली, कुछ कमियां भी होती होगी, तो बेटा कमी तो हर चीज में है, तो लेखांकन में भी है, ठीक है। सबसे पहले हिस्टोरिकल इन नेचर, सर इसका मतलब क्या हुआ। देखो अकाउंटेंसी में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ना 2010 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2010 में जैसे मान लो मैंने जमीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, आज जैसे मान लो चल रहा है 2023, ठीक है, आज उस जमीन की रकम हो गई जैसे मान लो 50 लाख। अब अकाउंटेंसी में कंसेप्ट होता है कि आपको जो भी डेटा होता है ना
जो भी चीज आपने खरीदी है वो जिस टाइम पे खरीदी उसी रेट पे आपको लिखना होता है। जैसे ये जमीन मैंने 2010 में खरीदी 5 लाख की, तो आज भी मैं इसको 5 लाख के हिसाब से ही लिखूंगा। ठीक है, आज इसकी जो वास्तविक मूल्य है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है सर 50 लाख। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट में इस बिल्डिंग को दिखाऊंगा अपनी संपत्तियों में, एसेट्स में, तो इसको 5 लाख के हिसाब से ही मैं शो करूंगा। यानी सर अकाउंटेंसी जो है वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है टाइम के साथ, तो एक ये कमी है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइस चेंज के कारण बहुत सारे जो फिगर्स होते हैं वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी हमको ये शो नहीं करता है। अकाउंटेंसी सिर्फ हमको फाइनल रिजल्ट बताएगा कि भैया कितने का सेल्स किया है, कितने का परचेस हुआ है, हमको ये नहीं बताता कि पिछले साल के मुकाबले प्राइस जो है वो कितनी क्या कैसे चेंज हुई है। ठीक है, तीसरा, इट कंटेन्स ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। कि सर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि सर हमारे वेबसाइट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजें हम इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन सर हमारे वेबसाइट से संबंधित ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हम जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं, उनको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, दूसरे बिजनेस के मुकाबले अच्छी चीज है, हमारे बिजनेस के बारे में रिकॉर्ड करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई मौद्रिक मूल्य हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जैसे मान लो बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई है, तो इसका भी हम मौद्रिक मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी त्योहार के कारण बिजनेस जो है वो 4-5 दिन बंद रहा, ठीक है, तो इसका बिजनेस पे क्या असर पड़ा, उसका भी मौद्रिक मूल्य निर्धारण करना काफी मुश्किल होता है, एक्यूरेटली हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने मन से जरूर मान सकते हैं कि इतने का प्रॉफिट है, इतने का लॉस हो गया है हमको बेसिकली, लेकिन उसका एक्चुअल में हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटेंसी में। चौथा है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन, यानी हम जो अकाउंटिंग डेटा होता है उसके साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा डेटा शो करेंगे जिसमें हमको फायदा हो। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो आगे हम डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियोस में। इसके बाद में फिर हमको देखना है कि सर इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, यानी किसी तरह के पूर्वाग्रह से ये सर बचा हुआ नहीं है। इसमें पूर्वाग्रह हो सकता है, यानी जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू करूं या कम वैल्यू करूं, या जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मैं जो डेप्रिसिएशन है, अब जैसे डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास जो होता है उसको बेटा कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दोनों में ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग आती है और उसका असर प्रॉफिट पे भी पड़ता है। वो आगे कैसे पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखना स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेथड होता है, इनमें दोनों में ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आती है, अलग आती है। तो अब कोई सीए जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड लेगा, कोई लेगा WDV मेथड, तो वो ऐसा मेथड चूज करेगा जिसमें उसको क्या हो सर, फायदा हो। ये चीज क्लियर है, तो इसको बोलते हैं सर इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। लास्ट में सर हैम्पर द डिस्क्लोजर ऑफ रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, मतलब सर कैसे, इसका मतलब ये है कि सर अकाउंटिंग जो है विभिन्न अवधारणाओं परंपराओं पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, और उनको फॉलो करते करते क्या होता है सर, इतने सारी चीजें हमको फॉलो करनी पड़ती है कि एक्चुअल जो डेटा होता है उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये थी हमारे अकाउंटेंसी की कमियां। आई होप कि जो वीडियो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। थैंक यू।